हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के यूनिट 2 का कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी मैं जो यूनिट 2 था लाग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म, उस पर कुछ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया था। उस वीडियो को मैं पार्ट 1 करके लिखा था और आज फिर यूनिट 2 पे ही एमसीक्यू प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इस वजह से आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 2 लिखा हूँ। क्लियर है चीज़ ना? इस वजह से आज की वीडियो पार्ट 2 लिखा हूँ। इससे पहले एक लेक्चर में इस पर प्रोवाइड कर चुका हूँ इसके एमसीक्यू पे, तो उसको पार्ट 1 लिखा था। ठीक, अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द लाग्रेंजियन फॉर ऑक्सीलेशन। कह रहा है कि ऑक्सीलेशन के लिए लाग्रेंजियन क्या होगा। ठीक, तो देखिए आपको जो जानकारी है वहीं से हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपको जानकारी क्या है कि जो लाग्रेंजियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी टी और उसमें से जब पोटेंशियल जी घटा देते हैं तो मिल जाता है। ठीक, मतलब टी माइनस बी जो होता है वो लाग्रेंजियन यल के बराबर होता है। ये आपको जानकारी अभी तक है। इसका मतलब हम लोग को जो ऑक्सीलेशन हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को पहले निकालना होगा और फिर काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को घटाना होगा। तो अब देखिए ऑप्शन पे भी एक बार देखना पड़ेगा भाई, जो रिजल्ट दिया उस पर भी तो एक बार ध्यान देना पड़ेगा। तो रिजल्ट हम लोग देखना तो पा रहे हैं कि रिजल्ट में जो वेरिएबल है वो या तो यक्स है या तो यक्स डॉट है। इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। चारों ऑप्शन देखिए कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन देख के हम लोग को साफ साफ लग रहा है कि जो ऑक्सीलेटर होगा ये लीनियर ऑक्सीलेटर होगा, मतलब कुछ ये वाला सिस्टम होगा। ऐसे मान लीजिए एक मास है, स्प्रिंग से अटैच है, ठीक, और वो ऐसे यक्स एक्सिस के लाइन क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे उसका ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक, तो इस ऑक्सीलेटर के केस में इसका क्या निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा और फिर क्या निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा और फिर काइनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी करने के बाद लाग्रेंजियन हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर देखा जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो भी की जगह हम लोग अगर यक्स पता है तो यक्स में अगर चेंज निकालने टाइम के साथ तो भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब यक्स को अगर डी एक्स बाई डी टी हम लिख दें तो ये वेलोसिटी बराबर हो जाएगा और डी एक्स बाई डी टी को हम लोग यक्स डॉट लिखते हैं। जिसका मतलब अगर यहाँ हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या होगा, यक्स डॉट होगा। यक्स को भाई टाइम के साथ जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार तो वेलोसिटी मिलेगा और उसी यक्स का टाइम के साथ जो डिफ्रेंशिएशन है उसको यक्स डॉट लिख सकते हैं क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया। तो इसका मतलब इस भी की जगह हम यक्स डॉट लिख सकते हैं। अब भी स्क्वायर है तो यक्स डॉट स्क्वायर होगा। अरे भाई सिंपली आप ऐसे पढ़े ना, वी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है और इसी डी एक्स बाई डी टी को, एक मिनट कलर चेंज कर लें, बी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है और इसी डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, यक्स डॉट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे, हाफ एम यक्स डॉट स्क्वायर लिख लेंगे। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए ऑक्सीलेटर के केस में मैं आपको पढ़ाया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में भी, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में भी पढ़े हैं, साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बताया था कि ये ऑक्सीलेटर के केस में लीनियर ऑक्सीलेटर अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये चीज़ मैं आपको निकलवाया हूँ। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स में निकलवाया हूँ और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लास्ट यूनिट है उसमें भी ये चीज़ आपको निकलवाया था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में। ठीक, तो जब इसमें से ये काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो इसका मतलब इस दिए गए वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को हम घटा दें तो हम लोग का लाग्रेंजियन मिल जाएगा। तो घटाने पर क्या मिलेगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो पहले तो इस पर इतना लिखा गया कि आपको ऑप्शन दिख ही नहीं रहा होगा, तो आप कर रहे होंगे सर आप पहले साफ करिए। तो लाइए साफ कर देते हैं, साफ कर दिए। ठीक, अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी नंबर वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट मिल रहा है। ठीक, जो सी नंबर ऑप्शन होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वही क्या होगा, करेक्ट होगा। बिकॉज दिस इज द टी एंड दिस इज भी और बीच में माइनस, दिस इज द लाग्रेंजियन। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, अब देखिए एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विद्यार्थी हों, अगर आपके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्ज़ाम हो रहा है तो जितना भी मैं लेक्चर अपलोड किया हूँ हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ मैं ऐसा चीज़ बताता हूँ जिसको क्या करता हूँ, डिब्बे में बंद करता हूँ, ऐसे ला के बॉक्स में बंद करता हूँ। ठीक, तो जितना भी रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छे से आप अपने दिमाग में सेट कर लें। साथ ही साथ जब आप अपना बुक खोलते होंगे ना तो बुक में एग्जाम्पल सॉल्व किया रहता होगा। ठीक, तो इस एग्जाम्पल का क्या रिजल्ट आया है, साथ ही साथ बीच में कहीं कहीं देखिए बुक में क्या रहता है, ब्लैक अक्षर से बोल्ड एकदम लिखा रहता है। ठीक, बोल्ड लेटर में लिखा रहता है। तो उन सब चीज़ों को भी अच्छे से आप पढ़ते रहिए। ठीक, कई बार जब पेपर बनाया जाता है तो एग्जाम्पल का जो रिजल्ट है ना वही उठा के ऑप्शन बना के दे दिया जाता है।
तो इससे अगर आप सतर्कतापूर्वक पढ़ाई करेंगे अपनी, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला। ठीक, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे MCQ लाए जाएँ, और अभी तक जितने भी सेमेस्टर हम लोग पढ़े हैं लगभग आपको 80+% MCQ मेरे चैनल से मिल जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि 90+% आपको MCQ मिलेंगे। ठीक, क्लियर। तो जो चीज़ कहाँ उसको आप पढ़ते रहिए। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉसिबल लैग्रेंजियन फॉर अ फ्री पार्टिकल इज, कह रहा है कि फ्री पार्टिकल के लिए इसमें से कौन सा पॉसिबल लैग्रेंजियन होगा। ठीक, फ्री पार्टिकल के लिए इसमें से कौन सा पॉसिबल लैग्रेंजियन होगा। तो देखिए लैग्रेंजियन इक्वेशन हम लोग को पता है क्या होता है, कर्ली एल ओवर कर्ली, यहाँ पे देखिए क्यू यूज हुआ तो क्या लिखेंगे, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट, और इसका क्या करते हैं dy/dt करते हैं, फिर माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू करके 0 कर देते हैं। ठीक, तो अब क्या करिए, चारों इक्वेशन को उठा के बारी बारी से ऐसे सॉल्व करिए। ठीक, जैसे मान लीजिए पहला इक्वेशन लिए तो पहले इक्वेशन का एक बार क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिए, फिर एक बार क्या करिए इसके रिस्पेक्ट मतलब क्यू के रिस्पेक्ट करिए, तो रिजल्ट आएगा उसको उठा के इस इक्वेशन में पुट करिए, ऐसे दूसरे करिए, तीसरे करिए, चौथे करिए। ठीक, अब देखिए कौन सा फ्री पार्टिकल के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो देखिए जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो फ्री पार्टिकल के लिए सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। ठीक, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, थोड़ा स्क्रीन छोटा है, इसमें थोड़ा सा आप मेरा साथ देते रहिए, बाकी सब कुछ हम लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट निकालेंगे। ठीक, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट निकालें तो देखिए यहाँ भी क्यू डॉट है, यहाँ भी क्यू डॉट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू डॉट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल क्यू बचेगा। ठीक, अब देखिए फिर क्या निकालना हम लोग को, ब्रैकेट के बाहर वाले में जो लिखा था कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू लिखा था, तब वहाँ पे फिर इसका कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले में देखिए कहीं क्यू लिखा नहीं, क्यू डॉट स्क्वायर है, लेकिन दूसरा वाले में क्यू लिखा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस क्यू डॉट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है, तो कलर चेंज कर लूँ, इसी के ऊपर लिखूंगा ना तो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन ना हो। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है, dy/dt ऑफ क्या होता है, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट होता है, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब देखिए कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट का वैल्यू क्या है, ये है, इसको एक बार और कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू डबल डॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू डॉट हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं तो डॉट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 क्यू डॉट हो गया, यहाँ पे क्यू डॉट हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है माइनस, इसका वैल्यू जो है माइनस क्यू डॉट आया हुआ है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा प्लस क्यू डॉट आ गया। अब देखिए ये दोनों माइनस क्यू डॉट है और ये प्लस क्यू डॉट है, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 2 क्यू डॉट इक्वल टू क्या होगा 0 बचेगा। जब इसमें रखेंगे इज इक्वल टू इसके इक्वल टू 0 होता है ना, तो क्या बचेगा 2 क्यू डॉट इक्वल टू 0। ठीक, क्या बचेगा 2 क्यू डॉट इक्वल टू 0, ये बचा, सॉरी 2 क्यू डबल डॉट था ना, 2 क्यू डबल डॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2 क्यू डबल डॉट इक्वल टू 0 बचा, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू डबल डॉट इक्वल टू 0। अब देखिए क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू जो है एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉरी क्यू डबल डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जैसे क्यू को हम क्या कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो एक पल के लिए इसको जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ना, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक, अब फिर जब एक डॉट लगा जनरलाइज वेलोसिटी हुआ, और फिर डबल डॉट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा जनरलाइज एक्सीलरेशन हुआ। तो ये आप ऐसे कहीं सिंपली आप समझने के लिए मानिए एक्सीलरेशन है, क्यू डबल डॉट क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 है। अब एक्सीलरेशन में अगर हम मास का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा एम क्यू डबल डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इधर एम से मल्टीप्लाई करें इधर भी एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एम इंटू 0 0 हो जाएगा, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट हैंड साइड वही रहेगा, और इधर क्या होगा एम क्यू डबल डॉट हो गया। तब देखिए इसको हम एक्सीलरेशन कह सकते हैं ना, 2 बार इसका टाइम डेरिवेटिव है, और ये क्या मास है तो मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका नाम एफ इक्वल टू एम में होता है, तो एफ इक्वल टू 0। अब देखिए एफ इक्वल टू 0 किस केस में होता है, एफ इक्वल टू 0 तभी होता है जब पार्टिकल क्या हो फ्री हो, तो उस पर पार्टिकल फ्री होता है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है, और उस केस में उसका पोटेंशियल 0 होता है। जिसका मतलब जो बी नंबर ऑप्शन है वही क्या होगा लैग्रेंजियन होगा, किसके लिए फ्री पार्ट के लिए, क्योंकि उसको सॉल्व करने पे जो फोर्स का वैल्यू है वो 0 आ रहा है, और फोर्स का 0 आना बता रहा है कि ये जो लैग्रेंजियन लिखा गया ये फ्री पार्टिकल का है, क्योंकि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो 0 के बराबर है। ठीक, क्लियर है चीज़ ना। अगर आपको अभी डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे आप इसका सोल्यूशन ले लीजिएगा। ओके, ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, बी वाला। ऐसे आप हर एक ऑप्शन करके चेक कर सकते हैं। ठीक, वैसे अगर आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन याद है तो आप मन में इसको कैलकुलेट करके ऑप्शन करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक ना,
आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द लाग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई लाग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी पीछे हम लोग देखे हैं किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर है चीज़। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए दिया जाता है भाई, वही ऑप्शन दिया था कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। और नॉन कंजर्वेटिव के लिए इधर क्या होता है, एक्स्ट्रा क्यूजे वगैरह आ जाता है। ठीक, तो आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों ही क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, उससे भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि सिलेंडर कंस्टेंट टू मूव ऑन अ प्लेन सच दैट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम आर। ठीक, ये पूछ रहा है कि एक सिलेंडर है जिसको प्लेन पे मूव कराया जा रहा है और उसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा क्या है, प्लेन के पैरेलल है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, कोई भी अगर सॉलिड बॉडी है और वो क्या है 3 डायमेंशनल अगर है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6 होता है। जब उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाए हैं तो जो सॉलिड बॉडी होगा जो 3D शेप का होगा, मतलब जो 3 डायमेंशनल होगा, वो क्या होगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। ठीक, तो सिलेंडर भी क्या है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो ये भी क्या रखेगा, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेगा। कब रखेगा, जब इसके ऊपर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट ना लगाओ। ठीक, अब देखिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों होता है, 3 उस बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होता है जो सॉलिड बॉडी 3D में है, और 3 उसके रोटेशनल मोशन की वजह से होता है। ठीक, ऐसे 3 उसके रोटेशनल मोशन की वजह से, और ऐसे आगे बढ़ रहा है तो 3 उसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। ठीक, क्लियर है चीज़, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग उसका 3 ट्रांसलेशन मोशन और इन एक्सिस के लॉन्ग उसका क्या हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है, उसको प्लेन में मोशन करना है। तो प्लेन में मोशन करते ही हम लोग के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन माने तो क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, तब जेड के करस्पॉन्डिंग न तो इसका रोटेशनल मोशन होगा न तो इसका ट्रांसलेशन मोशन होगा, क्योंकि सिलेंडर हमेशा प्लेन के टच में रहना चाहिए, प्लेन के पैरेलल रहना चाहिए। अगर सिलेंडर को आप खड़ा करेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर होने लगेगा, तो क्या करेगा, जो क्वेश्चन दिया है उसका उल्लंघन करने लगेगा। इस वजह से क्वेश्चन के ऊपर जो कंस्ट्रेंट है उसको हमको फॉलो करना है। क्वेश्चन के ऊपर कंस्ट्रेंट क्या है कि जो सिलेंडर है वो हमेशा प्लेन के क्या रहना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग प्लेन को एक्स वाई माने तो जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, न तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा न तो रोटेशनल मोशन होगा। इसका मतलब इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब 6 - 2 = 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा। ठीक, ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका ट्रांसलेशनल मोशन और एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका रोटेशनल मोशन। समझे, आपके पास एक पेन होगा, सिलिंड्रिकल शेप का कुछ पेन होता है। आप मान लीजिए अपने कॉपी पे उस पेन को क्या करें, मूव कराना है। आप अपने कॉपी को अगर एक्स वाई मान लें तो क्या हो सकता है, कॉपी को एक्स वाई प्लेन माने तो पेन आपका या तो एक्स दिशा में मूव कर सकता है या तो वाई दिशा में मूव कर सकता है, या एक्स दिशा में मूव करते उसका ऐसे ट्रांसलेशन मोशन भी होगा। ठीक, और ऐसे वाई दिशा में मूव करते उसका ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक, तो ऐसे टोटल 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। लेकिन आप पेन को खड़ा करके अपने कॉपी के परपेंडिकुलर करके मोशन नहीं करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा प्लेन के पैरेलल रहना चाहिए। अगर पेन को आप क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, कॉपी के परपेंडिकुलर कर देना इसका मतलब, तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन के खिलाफ हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से टोटल 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। जो कंस्ट्रेंट रहेगा उसको इसमें से क्या करेंगे, 6 में से 2 कर दिए तो क्या हो गया, हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। ठीक, क्लियर है चीज़, आगे बढ़ें। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो 4 नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, शायद आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं काफ़ी डिटेल में चल जा रहा हूँ, इस वजह से अब थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा चल जाएगा। ओके, 4 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट होगा। ओके, ठीक, अब मैं थोड़ा शॉर्ट आंसर बताने की कोशिश करूँगा। डिटेल में जाने पे वीडियो लंबा होगा तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा MCQ बना दिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास ऑफ बाफ M ऑक्सिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन। एक पेंडुलम है जिसका लेंथ क्या है, L है, और बाव है जिसका मास क्या है, M है। एक प्लेन में क्या कर रहे हैं, ऐसे इनका ऑक्सिलेशन हो रहा है। तो कह रहा है देन द लाग्रेंजियन इज, तो इसके लिए लाग्रेंजियन बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लाग्रेंजियन मैं आपको सॉल्व करके दिखाया था, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हूँ कैसे निकाला जाता है, और बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट आया था। ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, और ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। क्योंकि जब सिलेंडर ऐसे क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा तो किसी एंगल थीटा पे किसी टाइम यहाँ मान लीजिए है, इस केस में करके हम लोग पोटेंशियल जी काइनेटिक एनर्जी निकाल के इसके लाग्रेंजियन को निकाले थे। ठीक, तो ये तो आप मेरे कॉपी में देख सकते हैं।
ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द लाग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाई। 6 नंबर कह रहा है कि लाग्रेंजियन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई, एक सिस्टम दिया गया, कह रहा है कि इसका लाग्रेंजियन कैसे दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओके, इसको क्या करना है, इसको सिंपली आप क्या करिए, इस लाग्रेंजियन इक्वेशन में पुट करने का कोशिश करिए। किस लाग्रेंजियन इक्वेशन में, जो ये बताया था, क्या कर्ली टी या डेल ओवर डेल टी या कर्ली ओवर कर्ली टी, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट माइनस कर्ली ओवर कर्ली क्यू करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इक्वेशन मिला था वही इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक, उम्मीद आप सॉल्व कर ले जाएंगे। पहले क्या करना है, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू डॉट निकालना है, फिर उसका टाइम के साथ एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है, और उसमें से कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू को क्या करना है, घटाना है। तो आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या होगा, वो जो इक्वेशन होगा वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का इक्वेशन मिलेगा, और वो कुछ ऐसा आएगा जैसे क्यू डबल डॉट प्लस क्यू इक्वल टू 0 आएगा, ऐसा कुछ करके इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक, क्लियर है चीज़ ना, आगे बढ़ें। ओके, यही नहीं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में इक्वेशन मिलता है, क्या मिलता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में इक्वेशन, आप ऐसे याद करिए, यक्स डबल डॉट करके इधर आता था प्लस यक्स, यहाँ कुछ कांस्टेंट रहते थे, यहाँ कुछ कांस्टेंट रहते थे, इक्वल टू 0 मिलता था। तो ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू डबल डॉट प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है क्या, क्यू है, हम लोग यक्स करके पढ़ें। ठीक, तो ऐसे क्यू डबल डॉट प्लस क्यू इक्वल टू 0 आएगा। तो ये क्या होता है, एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का इक्वेशन होता है। ठीक, क्लियर है ना, आगे बढ़े ना। ओके, 6 नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दीजिए, नहीं तो पता चले 2 घंटे चल जाए MCQ का ये वीडियो। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लाग्रेंजियन फॉर अ चार्ज पार्टिकल ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है कि लाग्रेंजियन किसी चार्ज पार्टिकल के लिए जो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं, तो क्या होगा। तो देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जिसका चार्ज क्या हो, क्यू हो, अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका जो लाग्रेंजियन होता है एल इक्वल टू टी माइनस क्यू फाई प्लस क्यू भी इंटू ए होता है। ठीक, जहाँ पे टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और फाई क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, जो किसका फंक्शन है, पोजीशन और वेलोसिटी का। ठीक, उसका क्या है, फंक्शन है। क्लियर, ये इक्वेशन आपको याद करना होगा, ये इक्वेशन आता है। ओके, इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे ना तो और भी इक्वेशन आएगा, तो इसका जो सलूशन होगा इसको मैं आगे रखा हूँ, एक MCQ इस पर भी रखा हूँ, तो वहाँ पे बताऊँगा। ठीक, इसी इक्वेशन की हेल्प से वहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे जो भी है ये वेलोसिटी है, भी का वैल्यू क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप होगा, और ऐसे ए का वैल्यू क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, तो भी डॉट ए करेंगे तो वहाँ से वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड मिल जाएगा। ठीक, और ऐसे यहाँ क्यू और फाई के वैल्यू को भी क्या करेंगे, सॉल्व वगैरह करेंगे तो आगे जाके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो आगे इसका जो रिजल्ट आएगा अभी मैं बताऊँगा। ठीक, ये आपके बुक में दिया होगा, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप याद कर लीजिएगा वैल्यू। ओके, अब देखिए ये अर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक, ये देखिए अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये आपको पढ़ाया नहीं हूँ। क्यों नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक, मैं देख रहा था पेपर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BSc थर्ड ईयर के MCQ में, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। अभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैं लाया हूँ। ठीक, देखिए टॉपिक होता है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक, तो उसमें ये टॉपिक पढ़ा जाता है, आइसोट्रोपी, होमोजेनिटी, ये सब क्या होता है, सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस होता है, उसमें पढ़ा जाता है। ठीक, आगे आपको MSc में मिलेगा। ठीक, लेकिन MCQ वहाँ डाला था, इस वजह से मैं MCQ यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए किसी बुक वगैरह से MCQ बनाया जा रहा है। ठीक, अब एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ उतर गया कि ये सिलेबस में नहीं है टॉपिक। ठीक, तो गलती से वो MCQ डाल देते हैं, तो उस केस के लिए भी हम लोग को तैयार होना पड़ेगा कि मान लीजिए कहीं सिलेबस के बाहर से कोई पॉइंट उनके दिमाग में नहीं आया और उसको लिख दिए, तो क्या होगा, उसके वजह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इस वजह से मैं लिख देता हूं, ताकि जहां तक एग्जामिनर दिमाग दौड़ा सकें वहां तक आप अच्छे से पढ़ के जाएं।
ठीक, तो इस वजह से क्वेश्चन लाया हूँ। ओके, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक, तो देखिए जो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस होता है वो क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लीड करता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद करना होगा क्योंकि ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ। ओके, आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं पढ़ाया। ओके, अब देखिए अगला करा, ये भी क्या है, स्पेस सिमेट्री प्रॉपर्टी है। कौन सा, 9वां नंबर क्वेश्चन करा कि द होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लीड करता है। मतलब होमोजेनिटी ऑफ टाइम जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है, और जो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देता है। ठीक, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाह रहे होंगे कि सर इसका सलूशन दे दीजिए, तो मैं आपको सलूशन इसका व्हाट्सअप कर सकता हूँ, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट इफ। ठीक, करा कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा कब, यदि, मतलब इफ़, यदि। 4 ऑप्शन दिया, करा इसमें से कौन सा ऑप्शन है ज़रा देख के बता दीजिए। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम। अरे भाई, जब सिस्टम, पहले ये देखिए कि फोर्स इजकल टू क्या होता है, न्यूटन चाचा ने बताया था एफ इजकल टू dp/dt होता है। फोर्स इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है, न्यूटन साहब ने बता दिया था। ठीक, किससे बताया था, हम लोग के बाबा से बताए थे। ठीक, हम लोग से मिले नहीं थे। तो अब देखिए ए नंबर ऑप्शन जो है करा कि अ कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कंजर्वेटिव फोर्स जब एक्ट कर रहा है तो मोमेंटम कहाँ पे कांस्टेंट होगा, जब ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो मोमेंटम कहीं कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर करा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, अगर फोर्स यहाँ काम कर रहा है तो कहाँ मोमेंटम कांस्टेंट होगा, फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, जो उसको डिफरेंस इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो पी के कुछ वैल्यू आएंगे ना। ऐसे देखिए डी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ टी टी लिख सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट करके यहाँ से पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई जब एफ का वैल्यू होगा तो कहाँ से कांस्टेंट रहेगा मोमेंटम। अब सी देखा जाए, करक नो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। वाह सबस, अगर एफ का वैल्यू यहाँ से हम जीरो करते हैं, यहीं देखिए अगर एफ को जीरो कर दे तो dp/dt इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, dp/dt मतलब किसी चीज़ का जो टाइम के साथ डेरिवेटिव हो जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है। ठीक, मतलब p क्या है आपका, कांस्टेंट है, तभी इसका जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, जीरो होगा। दिस मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। जब एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो आगे पढ़िए, निकल चलिए धीरे से पतली गली पकड़ के, तो किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन 11 पे। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ वेरिएबल फोर्स दिया था, जब फोर्स लग रहा है मोमेंटम कहाँ कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, जिसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, मज़ा आ रहा होगा ना, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, खोज के लाया हूँ क्वेश्चन। अब 11 में क्वेश्चन करा कि इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज मूविंग, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय इट, देन द फोर्स इज। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, और यही अगर पाथ पे डिपेंड करे तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, कह रहा है ए से बी में जाना है और वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्लियर, ये तो डेफिनेशन है बच्चों वाला। अब देखिए कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन, इफ द लाग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली देन, तो ये क्या होगा 12वां का, इस केस में हैमिल्टोनियन कांस्टेंट होगा। ये चीज़ हम लोग प्रूव भी किए हैं, और इसका वैल्यू होता है टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, ये तीसरे चैप्टर में भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक, लाग्रेंजियन से रिलेटेड था तो इस वजह से मैं इसमें डाल दिया हूँ। ओके, तो इस केस में क्या होता है, हैमिल्टोनियन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को मैं प्रूव कराया था कि जब यल क्या हो, टी पे डिपेंड ना करे तो हैमिल्टोनियन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा है ना। 13वां क्वेश्चन का रहा है कि द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन ईच अदर, नहीं भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नेसेसरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, मे बी कार्टेशियन, नो, बी नंबर ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ईच जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स यूनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन।
सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में जो हर एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं एक यूनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करना मतलब क्या, वो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वही कोऑर्डिनेट डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो। दिस मीन्स व्हाट, द जनरलाइज कोऑर्डिनेट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लाग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ प्लेन इज गिवन बाई। देखने में डेंजरस लग रहा होगा ना, लेकिन एक कहावत आप सुने होंगे, ऊंचा दुकान फीका पकवान, वही वाला हाल इसका है। देखने में कितना डेंजरस है उतना ही आसान। कह रहा है कि द लाग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ प्लेन इज गिवन बाई। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, उतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। फिर कह रहा कि वेयर Vx एंड Vi आर वेलोसिटी कंपोनेंट एंड ए इज कांस्टेंट। फिर कह रहा कि द कैनोनिकल मोमेंटम इज गिवन बाय। कह रहा कि कैनोनिकल मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, तो दीजिए। आप लोग इक्वेशन पढ़े, मैं तो इक्वेशन भी नहीं पढ़ा हूँ ना। कैसे दिया जाएगा कैनोनिकल मोमेंटम, बताइए, बोलो भाई कैसे दिया जाएगा। इसके कैनोनिकल मोमेंटम को क्या करना है, डिफाइन करना है कि इसका कैनोनिकल मोमेंटम क्या होगा। ओके, तो देखिए याद करिए, आपको बताया था कर्ली यल ओवर कर्ली, और जो कोऑर्डिनेट है क्यू डॉट करके यूज किया था। तो क्यू डॉट क्या है, एक तरीके से वेलोसिटी हो सकता है ना। अगर क्यू को डिस्प्लेसमेंट कहें तो क्यू डॉट क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। तो इसका नाम हम ऐसे कह सकते हैं, कर्ली यल ओवर कर्ली वी एक्स जो होगा वो पी एक्स का वैल्यू होगा, और कर्ली यल ओवर कर्ली वी वाई होगा वो किसका वैल्यू होगा, पी वाई का वैल्यू होगा। ठीक, ये पी एक्स है, ये पी वाई है। ठीक, तो पी एक्स के वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस दिए गए इक्वेशन को वी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, आप याद करिए, मैं पढ़ाया था ऐसे, पी के इक्वल टू कर्ली यल ओवर कर्ली क्यू के डॉट, ऐसे करके पढ़ा था जब हैमिल्टोनियन पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, क्यू के क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उसका जब डॉट ले रहे हैं इसका मतलब क्या हो जा रहा है, वो जनरलाइज वेलोसिटी हो जा रहा है, या आप सिंपली कहें वेलोसिटी हो जा रहा है। ठीक, जिसका मतलब लाग्रेंजियन को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जब डिफरेंशिएट करते हैं मोमेंटम मिलता है। जिसका मतलब ये जो लाग्रेंजियन है, यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी की जगह क्या है, वी एक्स वगैरह ये सब यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो लाग्रेंजियन है उसको वी एक्स के रिस्पेक्ट में और वी वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जो इसका सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, आप इसको डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे। एक बार किसके रिस्पेक्ट करना है, पी एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक बार किसके रिस्पेक्ट करना है, पी वाई के रिस्पेक्ट में करना है। और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी। ओके, मतलब मोमेंटम का पी एक्स कंपोनेंट और मोमेंटम का पी वाई कंपोनेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं कहा था उसके नंबर बताता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन कहा था ना, 7 नंबर क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखा था, यल इक्वल टू टी माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस क्यू चार्ज था, और स्केलर फंक्शन फाई प्लस क्यू भी ये था। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा था। अब इसी का जो आगे सोल्यूशन होता है वही सोल्यूशन पूछा हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पीछे बताया था। ओके, तो देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द जनरलाइज मोमेंटम पी एक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m विथ वेलोसिटी वी एक्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। ठीक, तो जो इक्वेशन में बताया हूँ ना, उसी में क्या करना है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ओके, उम्मीद है कि आप सॉल्व कर ले जाएंगे। उसमें भी का वैल्यू क्या होगा, उसके तीनों कंपोनेंट रख दीजिएगा वेलोसिटी के, आई के जे के साथ, और फिर क्या करिएगा, उसको सॉल्व कर ले जाएगा। जैसे यल इक्वल टू क्या बताया था, टी, और फिर क्या लिखा था यहाँ पे माइनस क्यू फाई, और यहाँ पे फिर क्या लिखा था, क्यू, और फिर क्या था, भी ए था। ठीक, तो देखिए भी का वैल्यू क्या होगा, भी एक्स आई कैप, फिर क्या होगा, भी वाई जे कैप, और फिर क्या होगा, वी जेड के कैप, और ए का वैल्यू क्या होगा, ए एक्स आई कैप। ठीक, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप होगा। ठीक, अब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, इसको ले आके यहाँ पुट करिएगा। ठीक, ये वैल्यू ले जाके यहाँ पुट करिएगा। अब पुट करके क्या मिलेगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक, अब टी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए। ठीक, टी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे फिर भी का वैल्यू पुट करिएगा। अब जब ये सब वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करेंगे, अब हमको क्या निकालना, पी एक्स निकालना है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ली यल ओवर कर्ली एक्स डॉट हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका एम वी एक्स प्लस क्यू ए एक्स वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, आप सॉल्व करिएगा, अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। ओके, तो इसका क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, वैसे आपके बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि चूज द
करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम पजिंग रोटेशनल सिमेट्री। ठीक, पहला ऑप्शन ये करेक्ट लग रहा है। ठीक, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई सिस्टम रोटेशनल सिमेट्री रख रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, करेक्ट है। दूसरा करा कि इफ़ द लाग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशन, ये क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांजिशन है, ट्रांसलेशन एलॉन्ग अ डायरेक्शन कामा द करस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। बी नंबर ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम द हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी देखिए आप पढ़े हैं, हैमिल्टोनियन इक्वल टू क्या होता है, वो अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है टोटल एनर्जी ई के बराबर होता है, और जो टोटल एनर्जी होता है वो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका मतलब ए बी सी तीनों सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो 16 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन करा है, इसको मैं सॉल्व भी कर दिया हूँ। सोचा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, नहीं तो कहेंगे कि सर तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही कर दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन जूम करके आपको पढ़ा देता हूँ और फिर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, देखिए लिखा हुआ है कि द डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल गवर्नड बाई द लाग्रेंजियन। लाग्रेंजियन लिखा हुआ है जो क्या कर रहा है, किसी पार्टिकल के डायनेमिक्स को गवर्न कर रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर क्या लिखा है, डिस्क्राइब। क्वेश्चन दिख रहा है ना, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल गवर्न बाय लाग्रेंजियन डिस्क्राइब, मतलब किसी पार्टिकल का लाग्रेंजियन जो मोशन है वो इस लाग्रेंजियन द्वारा गवर्न किया जा रहा है, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन में ले आके पुट करना पड़ेगा। ऐसे पीछे भी तमाम मैं इक्वेशन बताया था। ठीक, तो जो लाग्रेंजियन इक्वेशन है उसमें क्या करना है, एक बार कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स डॉट और फिर एक बार कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स को डिफ्रेंशिएट करके क्या करना है, पुट करना है। और जब आप पुट करके सॉल्व करेंगे, देखिए मैं एक सॉल्व कर दिया हूँ, सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम एक्स डबल डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक्स डबल डॉट को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मतलब यम इंटू ए क्या हो रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। फोर्स 0 मतलब क्या, अगर फोर्स 0 है तो इस केस में वो पार्टिकल क्या होगा, फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फ्री पार्टिकल में फोर्स 0 होता है, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ डी एक्स होगा। तो जब फोर्स 0 होता है तो उसका पोटेंशियल जी भी क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता है, पढ़े हुए ही हैं। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रहा है, एक फ्री पार्टिकल के डायनेमिक्स को गवर्न कर रहा है। ये जो लाग्रेंजियन है एक फ्री पार्टिकल के डायनेमिक्स को गवर्न कर रहा है। क्लियर है चीज़, ठीक ना। सोल्यूशन एक बार आप देख लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का सोल्यूशन सहित, ले लिए होंगे। आगे बढ़े ना। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखेंगे किसका क्या आंसर होगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द लाग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाय L इक्वल टू इतना लिखा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जहाँ पे क्या कर रहा है कि b क्या है आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और फिर कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल xt एट टाइम t इज गिवन बाय, और इसमें क्या दिखा रहा है कि c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो कह रहा है कि जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट xt है वो किसी टाइम t पे दिया जाएगा। मतलब ये जो नीचे ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा पार्टिकल के कोऑर्डिनेट के लिए किसी टाइम t पर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग को लाग्रेंजियन इक्वेशन का सहारा लेना होगा। तो क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल टी इक्वल टू कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स डॉट लिखेंगे। ठीक, माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जो एल का वैल्यू दिया गया उसको एक बार एक्स डॉट के रेशियो में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, एक्स के रेशियो में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो आप एक्स डॉट के रेशियो में डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे वैल्यू, उसको एक बार फिर टाइम के रेशियो में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो फिर जब आप इसको टाइम के रेशियो में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें इसका वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो कुछ ऐसे आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, यम एक्स डबल डॉट माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई एम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इधर एक्स का 2 बार डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, और हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, 2 बार एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, इस बार 2 बार हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो जब हम लोग एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक एक्स डॉट हट जाएगा, तो एक्स डॉट कुल बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई एम एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा।
ठीक। अभी भी x नहीं मिला, फिर एक बार क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। c1 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक। एक बार और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x मिल गया। इधर क्या हो जाएगा, -b/m। अब देखिए फिर इस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x², नीचे क्या हो गया 2। अब फिर देखिए c1 के साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा c1x, और फिर एक दूसरा कांस्टेंट क्या मिल जाएगा c2, ठीक। तो कुल मिला जुला के x का वैल्यू क्या मिला उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो x का वैल्यू मिला वो -b/2m, यहाँ क्या हो गया x², फिर क्या हो गया +c1x +c2 मिला। अब किसी टाइम t पे पूछ रहा है, क्योंकि दिया x टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे t² हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा और +c2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, इसको भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओके, इसमें देखिए क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या करा कि द लाग्रेंजियन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय एल इसको दिया है, ठीक। करा कि वेयर एम एल एंड जी कांस्टेंट, जी आर कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, करा कि इसमें से कौन सा वैल्यू जो होगा क्या रहेगा, कंजर्व्ड है। विच आर फॉलोइंग वैल्यूज, एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिनट देखने दीजिए। हाँ, ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक। स्पेलिंग साइकिल पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ये वैल्यू है, कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने मतलब क्या है, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर कोई चीज़ 0 के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, कंजर्व है, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 बराबर करना मतलब क्या है, जैसे dp/dt = 0 है, ठीक। किसी चीज़ का जो टाइम डेरिवेटिव है क्या है, अगर 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वो कांस्टेंट है या कंजर्व है। मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे dp/dt = 0 है तो हम क्या करते हैं, p कंजर्व है या p कांस्टेंट है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे कौन सा ऐसा फंक्शन 0 हम कर दें, मतलब कौन सा ऑप्शन 0 के बराबर होगा, तो इसका हम मान लेंगे कि उससे रिलेटेड जो उसका वैल्यू हो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, d/dt और यहाँ पर लिखिएगा कर्ली l ओवर कर्ली फाई डॉट, और फिर क्या लिखिएगा माइनस कर्ली l ओवर कर्ली फाई = 0। इसको फिर क्या करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आएगा, ठीक। ये जो वैल्यू आएगा फाई डॉट sin² थीटा, ये 0 के बराबर आएगा। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक। ये वैल्यू क्या होगा, 0 बराबर आएगा। तो इसका मतलब इसका जो ऐसे लिख सकते हैं आप, ये वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब जो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो फाई होगा, फाई sin² थीटा = 0, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक। तो बहुत डिटेल जान जो नहीं, यही वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगा तो ऑप्शन इसको करेक्ट लगा दीजिएगा। ओके, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा, इस वजह से थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन करा कि द मास m इज कनेक्टेड ऑन आइदर साइड विथ अ स्प्रिंग, ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग आर टाइड टू रिजिड सपोर्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इज x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक। ये देखिए फिगर इसका छूट गया, इसका कुछ ऐसे फिगर है एक, ठीक। ये क्या है, एक स्प्रिंग है, यहाँ पे मास लगा हुआ है और फिर एक इधर स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट क्या K1 है, दूसरे K2 है। अब इस मास का क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम से वो क्या है, x है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक। तो फिगर आप बना लीजिएगा ऐसे। ओके, इसके जो स्प्रिंग के दोनों फ्री एंड हैं, इधर से एक वाल से टाइट किया गया और दूसरा इधर, और बीच में क्या है, एक मास है, ऐसा सिस्टम है, ठीक। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पर आ जाए, कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इज, गलत है, इतना फोर्स लगेगा ही नहीं। बी ऑप्शन क्या कर रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास इज mx डॉट एंड द लाग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज, ये भी गलत है, ठीक। तीसरा ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास इज 0 अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इट्स लाग्रेंजियन इज हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस हाफ kx प्लस K2, और फिर उसके आगे क्या है, x², ये लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, देखिए कह रहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द, जब ये स्प्रिंग ऐसे, ये मास ऐसे बधा हुआ है, इससे ऐसे मास बधा हुआ है, तो इसमें एंगल का तो कहीं हमको क्या पड़ रहा है, काम ही नहीं पड़ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हो नहीं रहा है, बस इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। साथ ही साथ इस सिस्टम के लिए आप इंटर में लिखे होंगे कि जब इसके लिए लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, हाफ यम एक्स डॉट स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे क्या है, लाग्रेंजियन दिया हुआ है, इट्स लाग्रेंजियन। तो लाग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो एक स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाँ, जैसे इस दोनों का सम जब करेंगे तो इधर क्या है, K1 और K2, एक सिंगल स्प्रिंग रहता है तो हम लोग पोटेंशियल क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे दो स्प्रिंग है, इसका मतलब क्या है, K1 प्लस K2 हो जाएगा जो कांस्टेंट होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस हाफ K1 प्लस K2 और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसका कहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, इस वजह से इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इक्विलिब्रियम के अबाउट क्या होगा, जीरो होगा। इसका बस लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी और फिर क्या करेंगे, उसमें से पोटेंशियल एनर्जी घटा देंगे तो टी माइनस भी, यही क्या होता है, यल होता है। जिसका मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस तरीके से हम लोग अपना यूनिट सेकेंड भी क्लासिकल मैकेनिक्स का फिनिश कर लिए। अब कल या परसों जल्द से जल्द आपको यूनिट थर्ड का भी MCQ स्टार्ट करा दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।